नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज अपने आसपास की एक घटना को सुनाकर मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूं कि जिंदगी में कितना सावधान रहना चाहिए और कितनी लापरवाही कोई बर्दाश्त कर सकते हैं। हुआ ये कि कल एक महिला को और उसके 3 साथियों को 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस महिला ने कुछ अर्सा पहले एक कारोबारी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी कि उसने एक होटल में उसके साथ बलात्कार किया था। महिला की रिपोर्ट जो भी जानकारी रही होगी, वो कारोबारी गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। अब उस महिला के साथियों ने इस कारोबारी के रिश्तेदार से संपर्क किया कि हम इस मामले को खत्म करवा सकते हैं, बलात्कार के मामले को। बलात्कार का मामला छोटा नहीं होता है। बलात्कार का मामला लोगों को 7 साल तक की सजा दिलवा सकता है, ऐसा मेरा ख्याल है। 7 साल है वो। तो जो गिरफ्तार हुआ था कारोबारी, उसके एक रिश्तेदार ने, करीबी रिश्तेदार ने, नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने मोल भाव किया इन लोगों से। चाहे जो भी नियत रही हो, मोल भाव की, मामले को निपटाना रही हो या ब्लैकमेलिंग कर रहे लोगों को गिरफ्तार करवाना रही हो, 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे ये। एक महिला ने रिपोर्ट लिखाई बलात्कार की, आदमी गिरफ्तार हो गया। रिपोर्ट को वापस लेने के लिए और मामले को खत्म करवाने के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे गए। परिवार ने मोल भाव किया, 61 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। शायद इसलिए भी किया होगा कि इस मोल भाव करने से उनकी गंभीरता लगे इस मामले में। जो भी हुआ, किस्तों में पैसा देना तय हुआ। पहली बार 5 लाख रुपया दिया गया तो उनको भरोसा हो गया। फिर उन्होंने अगले दिन कहा कि अगले दिन बाकी पैसा बैग में लेके आना। तो लोग, ये महिला खुद भी थी अपने साथियों के साथ में, ब्लैकमेलर साथियों के साथ में ये महिला खुद भी थी पैसा वसूली के लिए, 5 लाख रुपए लेने में भी थी। अगले दिन ये कारोबारी, इसका परिवार, रिश्तेदार, ये लोग और पैसा लेके गए देने के लिए। लेकिन इसके पहले दिन जब पैसा ले लिया तो इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाकर कि हमसे ब्लैकमेलिंग करके ऐसा पैसा लिया जा रहा है। पुलिस ने तैयारी की, इतने बजे आपको पहुंचना है पैसा देने के लिए। उसके पहले पुलिस आसपास सादी वर्दी में तैनात हो गई कि जैसे ही रुपया पैसा देने का रस्म रिवाज पूरा हो, दबोचा जाए ब्लैकमेलरों को। जिस महिला ने रिपोर्ट लिखाई थी बलात्कार की, उसके सहित उसके 3 साथियों को, 4 को इस रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके पहले दिन जो पैसा दिया था वो भी उनसे बरामद कर लिया गया। 61 लाख रुपए में से 10 लाख इनके हाथ में आए थे, उसके सहित 4 गिरफ्तार हो गए। मेरा मानना है कि ऐसी गिरफ्तारी से हो सकता है कि बलात्कार की रिपोर्ट जो है वो अदालत में अब कमजोर हो जाए कि ये ब्लैकमेलिंग के लिए कर रहे थे। लेकिन हो सकता है कि उस मामले पे ये महिला अड़ी रहे कि बलात्कार तो हुआ था मेरे साथ, बाद में ये पैसा लेन देन करके शिकायत वापस कराने के लिए बात कर रहे थे, ये पैसा दे रहे थे, लेकिन बलात्कार तो हुआ था। तो हो सकता है कि वो मामला जारी रहे, हो सकता है कि वो मामला चलता रहे। अब सवाल ये उठता है कि आज कोई व्यक्ति किसी के साथ अगर सेक्स करे और कल के दिन वो महिला बलात्कार की रिपोर्ट लिखाए तो बचने की क्या गुंजाइश रहती है? हो सकता है बहुत सारा सेक्स जो है आपसी सहमति से होता है 2 बालिग लोगों के बीच। न ये नाबालिग थी, ये महिला थी, बालिग थी। होटल के कमरे में हुआ सेक्स। जरूरी नहीं है कि होटल के कमरे में कोई लड़की या महिला किसी आदमी के साथ जाए तो उसको सेक्स के लिए सहमति मान ली जाए। कई वजहों से जा सकती है कोई महिला। मैं अभी आपको ट्रंप का एक केस सुनाता हूं जरा देर में, लेकिन उसके पहले मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लूं।
कि होटल के कमरे में जाना किसी महिला का किसी मर्द के साथ, बल्कि अभी एक हाईकोर्ट ने कहा है कि महिला का होटल के कमरे में साथ जाना, वहाँ साथ में बैठकर शराब पीना, इसको सेक्स की सहमति नहीं माना जा सकता कि मेरे साथ तो होटल में आके दारू पी रही थी तो सेक्स के लिए तो तैयार रही ही होगी, ऐसा नहीं माना जा सकता, अभी एक हाईकोर्ट ने कहा है। तो कितना खतरा उठाया जाए ऐसे सेक्स के लिए। ये कारोबारी जो है, इसके बारे में खबरों से ऐसा पता लगता है कि ये शादीशुदा भी था। ऐसा नहीं कि शादीशुदा लोगों से गलती नहीं होती या वो गलत काम नहीं करते। मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे परिचित हैं जो शादी के बाद भी लापरवाह सेक्स में उलझे रहते हैं। लापरवाह सेक्स कई तरह का रहता है, जरूरी नहीं कि जबरिया और जुर्म के दर्जे का हो। कई बार आप सेक्स को खरीदते भी हैं पैसे देकर। तब इस आदमी ने जिस वजह से भी इस महिला के साथ उसके सेक्स संबंध बने, जिस तरह की रिपोर्ट उसके खिलाफ हुई, जेल जाना पड़ा, जमानत हुई, अब वसूली उगाही, ब्लैकमेलिंग चल रही थी, इस आदमी ने इनको चारों को जेल भिजवा दिया। तो दोनों तरफ से मामला कुछ बराबरी का है। सेक्स हुआ था ऐसा तो लगता है इसको लेकर। मैं अभी इसी बात पे आ रहा हूं कि किसी अनजान के साथ या जान पहचान वालों के साथ सेक्स जो है किस तरह खतरनाक हो सकता है। एक तो यह है कि सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अनजाने पार्टनर्स के साथ सेक्स जो है आपको कई तरह की बीमारी दे सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऐसे सेक्स संबंधों से अगर कोई बच्चे पैदा होते हैं, जैसा कि कई मामलों में होता है, आपको ध्यान है ना, हमने अभी नारायण दत्त तिवारी की मिसाल गिनाई थी। शादी से परे उज्ज्वला नाम की महिला के साथ उनके सेक्स संबंध थे नारायण दत्त तिवारी के, जिनसे शायद रोहित नाम था लड़के का, वो पैदा हुआ था। डीएनए टेस्ट से बाद में साबित भी हो गया। तो आप एक बार किसी से संबंध रखो, उसके वजह से भी डीएनए टेस्ट में साबित हो सकता है कि आपने इसके साथ सेक्स किया था। बच्चा न भी हो तो भी साबित हो सकता है, खतरनाक रहता है। आपने लापरवाही से सेक्स किया और आप चले गए घर इत्मीनान से, लेकिन वो लड़की या महिला अगर रिपोर्ट लिखाए तो उसकी मेडिकल जांच में जो सैंपल मिलेगा उसके बदन का, उससे भी आपकी डीएनए मैचिंग हो सकती है और आपको कैद हो सकती है। मुझको लगता है कि ऐसे एडवेंचर में, ऐसे रोमांचक संबंधों में न फंसना ही अकेला तरीका है, अकेला बचाव है। मैं दूसरी घटना पे थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए चलता हूं। अमेरिका में जो अगले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, आपको ध्यान होगा जब ये 2019 की बात थी, 2019 का चुनाव लड़ रहे थे, तो उसके पहले एक मामला सामने आया कि एक पोर्न स्टार थी, पोर्नो फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री थी, स्टॉर्मी डेनियल्स नाम था उसका। तो स्टॉर्मी डेनियल ने एक मैगजीन को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि किस तरह ट्रंप ने उसको मिलने के लिए बुलाया और अपने कमरे में उससे बात करते करते किस तरह वो धीरे धीरे उसको बिस्तर पर ले गया, सेक्स के लिए तैयार किया, उनके बीच सेक्स हुआ। ये सब उसने एक इंटरव्यू में कहा था। अमेरिका में चलन ये है कि किसी भी ऐसे इंटरव्यू के लिए, रिपोर्ट के लिए, इसको चेकबुक जर्नलिज्म कहते हैं। ब्रिटेन में, अमेरिका में कई जगह चलन है इसका, पूंजीवादी देशों में। तो $15,000 मिले थे स्टॉर्मी डेनियल को इस इंटरव्यू के लिए, जिसने ट्रंप की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। बदल कर ऐसे रख दी कि 2019 में जब ये स्कैंडल सामने आया, उसके पहले आ चुका था, लेकिन 2019 के चुनाव में एक बार फिर स्टॉर्मी डेनियल लोगों के सामने इस बात को न कहे, इसलिए ट्रंप ने अपने वकील के अकाउंट में पैसे डाले अपनी कंपनी से। वकील ने वो पैसे जो हैं कुछ $1,30,000 या ऐसा कुछ था, वो स्टॉर्मी डेनियल को दिए मुंह बंद रखने के लिए। लेकिन फिर भी स्टॉर्मी डेनियल को बाद में आत्मा को गवारा नहीं हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, उसने बाद में कहा कि मुझको ऐसा पैसा दिया गया था। उसके बारे में जब ट्रंप का कार्यकाल पूरा हो गया था 4 साल का, उसके बाद मुकदमा चलना चालू हुआ न्यूयॉर्क में, अभी साल भर पहले। और न्यूयॉर्क की अदालत ने ये पाया कि ट्रंप ने अपने वकील को जो पैसा दिया उसको कानूनी खर्च बताया
अपने चुनाव घोषणा पत्र में, जो कि गलत था। वो पैसा दिया गया था स्टॉर्मी डेनियल को ताकि चुनाव के बीच में वो कोई इंटरव्यू न दे, कोई बयान न दे, ट्रंप की और बदनामी ना हो। तो वो कायदे से चुनाव खर्च था और उस चुनाव खर्च को छुपाया था ट्रंप ने। तो इस तरह की बात है। एक आदमी जो अमेरिकी राष्ट्रपति बना बाद में, जो उस समय भी अरबपति खरबपति कारोबारी था, उसके किसी से सेक्स संबंध थे, चाहे वो पोर्न एक्ट्रेस ही क्यों न रही हो। किस तरह से ट्रंप फंसा कि न्यूयॉर्क की अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव चलते हुए, अदालत ने ज्यूरी जो बनाई थी, वहां पे 20 या कितने मेंबर थे, उसके हर मेंबर ने सर्वसम्मति से ट्रंप को हर मुद्दे पर दोषी पाया। अब अदालत को सजा भर सुनानी बाकी थी, जो कि अदालत ने ट्रंप के चुनाव को देखते हुए पेंडिंग रखा था इसको कि थोड़ा रुक के सुनाएंगे सजा, जज के हाथ में रहता है। अब जब ट्रंप राष्ट्रपति बन ही गया है तो उसके वकीलों ने अदालत से कहा कि इस मामले को अब खत्म किया जाए। वो राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति को कोई सजा हो नहीं सकती अमेरिका में जब तक राष्ट्रपति रहे 4 साल। लेकिन न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप को कोई रियायत देने से मना कर दिया है। कहा नहीं, वो गुनहगार है, केस खत्म नहीं होगा। सजा का क्या होगा मुझको नहीं मालूम है। क्या 4 साल बाद राष्ट्रपति न रहने पर ट्रंप को कैद होगी, सजा होगी, जुर्माना होगा, क्या होगा मुझको अभी नहीं मालूम है। लेकिन इस तरह का मामला होता है। एक लापरवाह सेक्स आपकी जिंदगी को खत्म कर देता है, जिंदगी को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। जैसे छत्तीसगढ़ के इस कारोबारी का मामला हुआ, किसी से सेक्स संबंध बने। मुझको ऐसा लगता है कि पहली नज़र में दिख रहा होगा कि मामले में कुछ दम है, इसीलिए पुलिस ने गिरफ्तार करके डाला। कम से कम बिलासपुर का व्यापारी सरगुजा के मैन पार्ट की होटल में अगर किसी महिला को लेके जा रहा है तो हो सकता है पहली नज़र में ये मामला ऐसा दिख रहा हो। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह का जो रोमांच है, ऐसा एडवेंचर और देह सुख जो है, लोग किस कीमत पे इसका मजा लें। बड़ा बुरा होता है ये देह सुख। लोग स्टिंग ऑपरेशन में फंस जाते हैं, लोग बलात्कार के मामलों में उलझ जाते हैं, और तो और मैं दूसरी बात बतलाता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डीएनए टेस्ट में फंस जाते हैं। अगर बच्चा हो जाता है तो कई मामले हुए हैं जिसमें इस किस्म के सेक्स संबंधों के बाद जो बच्चा हुआ वो डीएनए मामले में साबित हो गया इनका बच्चा है, तो उसके बाद में अदालत ने उसको, जो बलात्कारी है, उसकी संपत्ति में से हिस्सा भी दिलवाया है। उसका हक बनता है क्योंकि औलाद उसी की है। मैंने इस बारे में पहले कई बार लिखा है। मेरा दूसरा मानना है, मेरा यह मानना है कि जब पैसे वाला व्यक्ति किसी के साथ बलात्कार करे तो जिसके साथ लड़की या महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, अगर ये साबित हो जाता है कि उसने बलात्कार किया है, साबित हो जाता है, तो उसको कैद जितना होना है उतना तो हो जाए, उसमें मुझको दिक्कत नहीं है। कैद पूरी होनी चाहिए। उसके बाद जो बलात्कारी है उसकी संपत्ति का एक हिस्सा भी बलात्कार की शिकार लड़की या महिला को मिलना चाहिए। इस बारे में मैं पिछले 10 साल से लिखते आ रहा हूँ अखबार में। बलात्कारी की संपत्ति का एक हिस्सा बलात्कार की शिकार लड़की या महिला को मिलना चाहिए। ये एक बड़ी सजा होगी जिसमें बलात्कारी को उसका परिवार ही दुत्कारेगा, धिक्कारेगा, क्योंकि उनकी संपत्ति जाएगी। वरना जेल तो बलात्कारी अकेले जाता है, पूरा परिवार तो जाता नहीं। जब घर आता है तब जुबानी धिक्कार लेते हैं या मदद करते हैं कि भाई जैसा भी है अब हमारे परिवार का है, मदद करो, इसकी छूट जाए इस मामले से, और विरोध करेंगे तो कहीं कुछ कर न ले अपने आप को। तो मैं जिस बात की वकालत करता हूं, अब ये केस जो है दूसरा हो गया। ये केस महिला ने लिखाई बलात्कार की रिपोर्ट, लेकिन बाद में वो ब्लैकमेलिंग पे उतारू हो गई और 4 लोग गिरफ्तार हो गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें बलात्कार का जुर्म साबित होता है, लोगों को कैद हो जाती है। ऐसे तमाम मामलों में मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति संपन्न है या कोई व्यक्ति किसी सरकारी संवैधानिक
राजनीतिक किसी बड़े ओहदे पे है, जहां उसकी पैसों की या ओहदे की ताकत की वजह से वो किसी कमज़ोर महिला के साथ ऐसा कर पाया है, तो मेरा मानना है कि ये सज़ा के साथ साथ ये जुर्माना भी होना चाहिए। जुर्माने की वजह से सज़ा में रियायत नहीं मिलनी चाहिए। जितने भी साल की कैद ठीक लगती हो वो कैद बनी रहे। उसके अलावा संपन्न बलात्कारी को बलात्कार की कमज़ोर शिकार के साथ ये करने के एवज में उसको संपत्ति का एक हिस्सा देना चाहिए। मैंने तो एक ऐसे कानून की वकालत की है जिसको अगर केंद्र सरकार नहीं बनाती है तो राज्य जोड़ सकते हैं, उसको अपने स्तर पर जोड़ सकते हैं। वो ये है कि किसी व्यक्ति के संपत्ति में कितने लोगों का हिस्सा रहता है, उसके आल औलाद का, उसकी पत्नी का, इतने लोगों का ही हिस्सा रहता है। तो मेरा ये मानना है कि आल औलाद और पत्नी, इन लोगों का जितना हिस्सा बनता है ऐसा ही हिस्सा बलात्कार की शिकार लड़की या महिला का भी होना चाहिए। अगर पत्नी और बच्चे मिला के 4 हैं तो ये 5 हिस्से होने चाहिए, एक हिस्सा बलात्कार की शिकार को मिलना चाहिए। ये कानून राज्य बना सकता है, केंद्र सरकार का जो कानून है उसको हटा नहीं सकता। लेकिन अतिरिक्त जो मोबाइल के रिचार्जिंग पे जो टॉपअप वगैरह रहता है ना, डेटा पैकेज पे और जो दूसरी चीज़ों पे, इंश्योरेंस पे टॉपअप रहता है, ऐसा मुझको लगता है कि सज़ा में एक टॉपअप करने की ज़रूरत है राज्यों को, अगर केंद्र तैयार नहीं होती है तो। और एक एक करके अगर कुछ एक राज्य ऐसा करेंगे तो हो सकता है संसद के सामने भी ये दबाव रहे कि एक ताकतवर ओहदेदार बलात्कारी अगर किसी कमज़ोर से बलात्कार करे तो उसकी संपत्ति का एक हिस्सा देना चाहिए। मेरा तो ये भी मानना है कि इस संपत्ति में प्रोविडेंट फंड जैसी चीज़ों को भी जोड़ देना चाहिए। जो पीएफ का पैसा जमा रहता है, जो पेंशन वगैरह जो मिलती है, उसका भी एक हिस्सा मिलना चाहिए बलात्कार की शिकार लड़की या महिला को। सज़ा काट के जब निकले तो पता लगे कि उसकी संपत्ति का एक हिस्सा भी चले गया महिला के पास। इससे मुझको लगता है एक सामाजिक न्याय बनेगा। इससे बलात्कारी का परिवार अकेले उसकी संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकेगा, बलात्कार की शिकार को भी उसका एक हिस्सा मिलेगा। ऐसा मेरा सुझाव है कि ये इंतजाम कानून में किया जाना चाहिए। आप सोच के देखिएगा, मैं आज इस बात को 2 वजहों से आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो यह है कि दुस्साहसी, एडवेंचरस सेक्स संबंध जो लोग बनाते हैं, इधर उधर दाएं बाएं पार्ट टाइम कहीं कुछ करते हैं, उसके बारे में ये सोच लीजिए कि ये क्या सचमुच ही इस लायक है, क्या सचमुच ही ऐसा खतरा उठाना चाहिए। मुझको ये भी पता लगा है कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर सेक्स जो है खरीदना कानूनी है। शायद हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों के बीच थाईलैंड शायद ऐसे ही कामों के लिए जाना जाता है, और भी देश होंगे बहुत सारे। लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ पे जेल जाने के बजाय क्या दुनिया के जिन देशों में ऐसा सेक्स बिकता है, क्या वहाँ जाकर उसको खरीदना बेहतर नहीं होगा। हालांकि मैं उसका हिमायती नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि हिंदुस्तान में सेक्स बेचने वाली जो महिलाएं हैं उनके काम को कानूनी दर्जा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि ये जुर्म नहीं है, कोई महिला अपना बदन बेचती है तो जुर्म नहीं है। मैं उससे एक कदम आगे की बात चाहता हूँ कि इसको कानूनी दर्जा देना चाहिए, ताकि ये पुलिस, इलाके के मवाली, नेता, इन लोगों की वसूली और उगाही से बाहर का धंधा बन जाए। आज ये सब लोग हिस्सा पाते हैं एक महिला के देह पर। मेरा मानना है कि महिला के देह पर केवल उसी का हक रहना चाहिए। अगर सरकार चाहे, केंद्र सरकार, तो इसको कानूनी बनाने के साथ साथ इसके ऊपर कुछ जीएसटी भी लगा सकती है। जैसा कि सब एक मैं गंभीर बात के बीच में एक हल्की फुल्की बात कहना चाहता हूँ। किसी ने मुझको लिख के भेजा, अपने डायबिटीज़ का ख्याल रखना। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा जिस चीज़ में शक्कर है उसके ऊपर निर्मला सीतारमन ने ज़्यादा जीएसटी लगाया है। जैसे बिना शक्कर की कॉफ़ी के ऊपर कम जीएसटी है, शक्कर वाली पे ज़्यादा है, ऐसा कुछ होगा, मुझको ठीक नहीं मालूम है। लेकिन मुझको सलाह दी कि मैं अपने
ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखूं ताकि ज़्यादा जीएसटी की नौबत ना आ जाए। तो मेरा मानना है कि भारत में चाहे तो सेक्स संबंधों पे जीएसटी लगा दिया जाए, लेकिन इसको कानूनी बनाना चाहिए ताकि इलाके की पुलिस, इलाके के मवाली, इलाके के नेता, इन लोगों की उगाही बंद हो। ये 3 तबके जो हैं किसी महिला के देह पर ये परजीवी की तरह, पैरासाइट की तरह पनपते हैं, पलते हैं। ये बंद होना चाहिए सिलसिला। लोगों को मेरी सलाह है कि आपको सेक्स खरीदे बिना काम नहीं चलता तो आप दुनिया के दूसरे देश जाइए जहां ये कानूनी है, वहां पर जाकर सेक्स खरीद के आ जाइए। अभी तो मैंने एक ऐसा देखा है पोस्टर, और सही पोस्टर है। दुनिया में सेक्स ट्रेड के लिए जो देश सबसे ज़्यादा बदनाम है इस एशिया के इस इलाके के लिए, हिंदुस्तान के लिए, थाईलैंड ऐसा सबसे ज़्यादा बदनाम देश है। उसमें हिंदुस्तान के एक बड़े धर्म का एक धार्मिक आयोजन थाईलैंड में किया जा रहा है। बड़ा धार्मिक आयोजन थाईलैंड में किया जा रहा है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि लोग धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए वहाँ जा रहे हैं। घर परिवार में बोलने के लिए भी हो जाएगा। हम तो धार्मिक आयोजन में गए थे, आपने नहीं देखा हो पोस्टर तो थोड़ा सर्च कीजिएगा, आपको दिखेगा सोशल मीडिया पर। थाईलैंड में धार्मिक कार्यक्रम और भारत के अलग अलग धर्मों का नाम लिख के ढूंढ लीजिएगा, आपको ये फोटो जरूर मिल जाएगी। मैं धर्म का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता हूँ। आप अपना अपना धर्मों का नाम डालकर ज़रा उसको सर्च कर लीजिए। तो मेरी सलाह यही है कि जहाँ पर सेक्स बिकता है वहाँ जाकर खरीद लो। यहाँ पे किसी के साथ न जुल्म करो, न ज्यादती करो, न किसी के साथ संदिग्ध रिश्तों में उलझो। आज आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन कल के दिन आप, आपका पूरा परिवार इस तरह के कानूनी खतरों में घिर जाते हैं कि परिवार की साख तो उबर भी नहीं पाती है उससे। और मेरी सलाह अगर मान ली सरकार ने तो फिर बलात्कार की शिकार लड़की या महिला को आपके संपत्ति का एक हिस्सा भी मिल जाएगा। मैं थोड़ा ज़्यादा खतरनाक किस्म की सलाह देता हूँ महिलाओं के पक्ष में। तो बस आज मैं केवल आपको सावधान करने के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसा नहीं कि आप में से हर कोई बदचलन है, लेकिन आप में से हर कोई, मेरे तरह के बहुत से लोग होंगे जो ज़िंदगी में कभी लापरवाह हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, मैं अपने किस्म के लोगों के लिए ये सावधानी सुझा रहा हूँ। आपको बुरा ना लगे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं एक किस्म से सामने कैमरे का जो लेंस है उसमें अपना चेहरा देखते हुए ये बात बोल रहा हूँ कि बहुत संदिग्ध किस्म के, बहुत खतरनाक सेक्स में नहीं उलझना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी ये बात ठीक लगती है तो अपने बालिग दोस्तों को कम से कम इसको भेज दीजिए, हो सकता है वो किसी खतरे में पड़ने से बच जाएं। और इसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी लिखिए कि इस बारे में आपका क्या कहना है। जरूरी नहीं है कि वयस्क मामलों में कोई अश्लील बात ही लिखी जाए, वयस्क मामलों में हम गंभीर बात भी लिख सकते हैं। आपको हमारा ये YouTube चैनल इंडिया आजकल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बटन दबाएं, लाइक कीजिए, इसको टिप्पणी लिखिए, अपने बालिग दोस्तों को ये वाला एपिसोड बालिग दोस्तों को भेजिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे आप चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। जान है तो जहान है। लंबी उम्र रहती है लोगों की जो मोटरसाइकिल या दोपहिया चलाते हैं, लेकिन जब मारे जाते हैं सड़क हादसों में तो बकाया उम्र किसी काम नहीं आती। जो पैसा 500 से 1500 रुपए तक हेलमेट का लोग बचाते हैं वो भी किसी काम नहीं आता। 2 बार चालान हो जाएगा तो उतना पैसा जेब से निकल जाएगा। और जान लीजिए कि हेलमेट का नियम जो है ट्रैफिक पुलिस के पैसा कमाने के लिए नहीं है, सरकारी खजाने के लिए नहीं है। ये नियम आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए। मैं अपने आसपास के तमाम लोगों को कहता हूँ, बिना हेलमेट लगाए दोपहिया मत चलाइए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि पीछे भी बैठना पड़ जाए अचानक तो देखूँ कि हेलमेट है या नहीं है। खुद चलाता हूँ तो 100% बार हेलमेट लगा कर चलाता हूँ।
मर्जी आपकी है, लेकिन जिंदगी आपके साथ साथ आपके परिवार की भी है। फिर मिलेंगे।